तो इस वीडियो में जो हम ये प्रॉब्लम नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमें जो है ये जो गिवन क्वेश्चन है इसे हम जो है मिनिमाइज करना है। ठीक है। अ, तो भाई ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसे देखते हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, z इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये जो है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और इसके थ्रू जो है हम मिनिमम वैल्यू को फाइंड करेंगे। और हमें जो है थोड़ी इक्वेशन दी गई है सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, ये हमारी इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 2, यहाँ पर ये इसी तरह इक्वेशन 3 एंड 4। तो इन इक्वेशन को यूज करके हम जो है हमारा जो है मिनिमम ऑप्टिमम वैल्यू को फाइंड करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो भी एलपीपी क्वेश्चन होते हैं, अब ये जो भी इक्वेशंस दी गई है, गिवन इक्वेशंस आर इन द इनइक्वालिटी के फॉर्म में, क्योंकि ये जो इनइक्वालिटीज वाली साइंस यहाँ पर जो है यूज की गई है, इसलिए इन्हें हमें पहले इक्वालिटी में जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये साइंस का भी आई होप कि आप जो इन साइंस से फेमिलियर होंगे। तो स्टेप 1 जो है हमारी एज इट इज, स्टेप 1 को फॉलो करेंगे, कन्वर्टिंग द गिवन इन इक्वेशंस इनटू, कन्वर्टिंग द गिवन इन इक्वेशंस इनटू। ठीक है। इन इक्वेशंस या जो है आप अगर आप चाहे तो इनइक्वालिटीज भी लिख सकते हैं। आपको जो है क्लास में जो लिखाया गया है उसे यूज कीजिए, इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटीज। तो एक्चुअली इस वीडियो में अगर हम देखें तो इसका ग्राफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर आपको लगे कि वीडियो का अगर पेस जो है थोड़ा सा स्लो जा रहा है, तो आप इस वीडियो को 1.25x स्पीड में या 1.5x स्पीड में भी देख सकते हैं। तो इससे कोई आपको जो है, आप जो इस वीडियो को जल्दी कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि जो ग्राफ में है थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ग्राफ को प्रॉपरली जो है मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है। तो अगेन हम जो स्टेप 1 पे जाएंगे, कन्वर्टिंग द गिवन इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटीज वी गेट। तो हमें जो है इक्वेशंस मिल जाएगी। सबसे पहले हमारी इक्वेशन होगी, वो होगी x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू 9। दिस विल बी और फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन हमारी होगी x1 इज इक्वल्स टू 2, x2 इज इक्वल्स टू 3, 20x1 प्लस 50x2 इज इक्वल्स टू 300। तो इस तरह से हमारी 4 इक्वेशंस आ गए और ये हमारे जो है नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट है। ठीक है ना, नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट। ये हमें क्या शो करता है कि हमारी जो भी वैल्यूज होगी x1 और x2 की, दिस विल ऑलवेज बी, या तो ये जीरो होगी या फिर ग्रेटर देन जीरो होगी, कभी भी ये नेगेटिव में नहीं जाएगी। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो अगेन ये हमारी इक्वेशंस आ गई। तो इन्हें इक्वेशन 1, ये है हमारी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। ठीक है। तो इसी का यूज करके हम जो है सबसे पहले कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को फाइंड करेंगे। कोऑर्डिनेट पॉइंट्स का ही यूज करके जो हम ग्राफ का प्लॉट कर पाएंगे। तो कंसीडर इक्वेशन 1, वी गेट। तो सबसे पहले इक्वेशन लेंगे हम x1 प्लस x2 की इज इक्वल्स टू 9। तो इसमें अगर हम जो है, अगर सबसे पहले एक मैं टेबल बना लेता हूँ यहाँ पर छोटा सा। ज्यादा ही छोटा हो गया टेबल, थोड़ी सी इसकी, ओके, अब ठीक अच्छे से दिखेगा टेबल। तो अगर हम फर्स्ट इक्वेशन के अगर कोऑर्डिनेट पॉइंट्स निकाले, तो हमारे फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, जब आप x1 की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आपको x2 की वैल्यू 9 मिलेगी, और जब आप x2 की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो आपको x1 की वैल्यू 9 मिलेगी। तो इससे हमारे दो कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए। यहाँ पर फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया 0 9 और सेकंड कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ गया 9 0। ठीक है। तो क्योंकि मैंने प्रीवियसली इस पे वीडियो बना के रखा है और उसमें बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया, लेकिन थोड़ी सी कुछ वॉइस के ग्लिच की वजह से ओबीएस ने जो है ऑडियो को रिकॉर्ड नहीं किया है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, शॉर्ट वर्जन में ही जो है, शॉर्ट वर्जन में कुछ चीज़ों को हम जो है स्किप कर देंगे, ताकि हम जो है ग्राफ पर ज़्यादा फोकस कर पाए और थोड़ा सा ग्राफ को जो है डिटेल में समझ पाए। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट्स इसके थ्रू निकल के आ गए। इसी तरह हम क्या करेंगे, कंसीडर इक्वेशन नंबर 2।
तो इक्वेशन हमें टू क्या कह रही, कंसीडर इक्वेशन टू, वी गेट, तो इक्वेशन टू क्या कह रही है हमें, x1 इज इक्वल टू टू। ठीक है, x1 इज इक्वल टू टू, ये जो है हमारी इक्वेशन नंबर टू। ये क्या कह रही है कि x1 एक्सिस, ठीक है, x1 मतलब ये x1 कहाँ पर प्लॉट होगा, x एक्सिस पे ही प्लॉट होगा। तो x एक्सिस पे हमारा ये जो है पॉइंट होगा जो कि टू टू वाला पॉइंट होगा, ठीक है ना, वहां पर ये प्लॉट होगा। या आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हम जो है जब भी कोई कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, जैसे सपोज यही कोऑर्डिनेट अगर हम देख ले बी कोऑर्डिनेट, तो ये काय की वैल्यू है, ये x1 की वैल्यू है, और ये जीरो किसकी वैल्यू है, x2 की वैल्यू है। ठीक है, लेकिन अभी क्वेश्चन में हमने क्या किया है, वेरिएबल x1 और x2 को यूज किया है। ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन चाहता तो जो है नॉर्मली स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको ये कह सकता था एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल, लेकिन अभी क्या किया कि एक्स वेरिएबल की जगह, ठीक है ना, एक्स वेरिएबल के जगह x1 को यूज किया है इस क्वेश्चन में, और y वेरिएबल की जगह x1 यूज किया है, ठीक है, x2 यूज किया है। इसका मतलब है कि वेरिएबल चेंज करने से वैल्यूज चेंज नहीं होती। मतलब x1 जो है x एक्सिस पर प्लॉट किया जाएगा जहां पर वैल्यू 9 है, और x2 पे जो है y एक्सिस पर होगा जो कि जीरो जीरो जिसकी वैल्यू है। ठीक है ना, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो उसी तरह यहाँ पर भी कुछ इक्वेशन टू में बन रहा होगा x1 और x2, तो जिसमें सिर्फ हमें x1 की वैल्यू पता है, ठीक है ना, सिर्फ हमें x1 की वैल्यू पता है। तो x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर टू। तो हम क्या अज्यूम कर सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन टू को अगर देखकर, तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू होगी जीरो। ठीक है, तो इस तरह से अगर ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ठीक है ना, ये जो भी दिया मैंने आपको ये सिर्फ एग्जाम्पल ही, ये जो है आपको समझने के लिए दिया है, ताकि आपको जो है ये प्लॉट करने में आसानी हो। ठीक है ना, सिर्फ एग्जाम्पल के जैसे समझना है, इसे पेपर में इस तरह से नहीं फॉलो करना है। ठीक है ना, अदरवाइज इसके बेसिस पर मार्क्स कट किए जा सकते हैं। तो इससे हमारा क्या पता चलता है कि हमारा ये जो है एक एक्स एक्सिस पर प्लॉट होगा, कौन सा, ये x1 इज इक्वल टू, ये जो है एक्स एक्सिस पर प्लॉट होगा। और इसके वजह से क्या होगा कि हमारी एक पैरेलल लाइन बनेगी, विच इट विल फॉर्म, ठीक है, और लाइन विल बी ड्रॉन। ये भी एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता हूँ, लाइन विल बी ड्रॉन विच विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस, ड्रॉन विच विल बी parallel to y एक्सिस। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये सिर्फ एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ आपको, एज इट इज आपको इस तरह से वैल्यू लिखनी रहेंगी इक्वेशन। आपको क्या करना रहेंगे एग्जाम में आपको लिखना रहेगा कंसीडर इक्वेशन टू वी गेट x1 इज इक्वल टू टू। ठीक है, आपको सिर्फ यही तक ही लिखना रहेगा, इसे सो छोड़ देना रहेगा इसके बाद। ये सिर्फ मैंने ये जो भी दिया गया है यहाँ पर, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने की कोशिश की है। ये स्टेटमेंट भी जो मैंने आपको लिख के दिया है, ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए। उसी तरह अब हम जो है कंसीडर इक्वेशन टू करेंगे। ठीक है, अब इक्वेशन टू को मैंने सिर्फ आपको एक एक्सप्लेनेशन के लिए समझाया। अब इक्वेशन थ्री को हम जो है प्रॉपरली उसी तरीके से लिखेंगे जिस तरह से हमें एक एग्जाम पेपर में लिखना हो। कंसीडर इक्वेशन टू, कंसीडर इक्वेशन थ्री, तो इक्वेशन थ्री हमें यहाँ पर क्या कह रहा है, x2 की वैल्यू जो है इज इक्वल्स टू थ्री। ठीक है, इसका मतलब ये x2 कौन सी वैल्यू होगी, ये y एक्सिस की वैल्यू होगी, जहां पर हमें पॉइंट नंबर यानी 3 सेंटीमीटर पे इसका पॉइंट मार्क करना होगा, और हमें जो है इसका पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, और अगेन जो मैंने एग्जांपल टू में जो आपको ये जो समझाया, ठीक है ना, ये सी चीजें सब आपको जो है एग्जाम में नहीं लिखनी है। ठीक है ना, तो ये मैं आपको यहाँ से रफ कर देता हूँ, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अगेन फिर से एक बार मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि x2 की पॉइंट है, तो ये क्या होगी, इसका मतलब है कि यहाँ पर सपोज हमारा कोऑर्डिनेट जो भी होगा वो कोऑर्डिनेट किस तरह का होगा, x1 और x2, ये हमारा कोऑर्डिनेट बनता है। ठीक है, अब ये क्योंकि इस क्वेश्चन में वेरिएबल्स क्या यूज किए गए, x1 x2, बट एक्चुअली में कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होता है, x एंड y एक्सिस वाले फॉर्म में। ठीक है, इस फॉर्म में। तो इससे क्या पता चलता है कि x1 एक्सिस पे इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, जिस तरह से x2 एक्सिस पे इसकी वैल्यू है 3। ठीक है, उसी तरह x1 एक्सिस पे इसकी कुछ वैल्यू होगी। अब क्योंकि हमें ये वैल्यू कोई इक्वेशन नहीं है हमारे पास प्रॉपर, तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि x1 की वैल्यू हम क्या अज्यूम करेंगे, जीरो। तो हमारा ये कोऑर्डिनेट बन के आ गया। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ आपको, जो है एग्जाम में एज इट इज इस तरह से ही लिखना होगा, कंसिडर इक्वेशन थ्री x2 इज इक्वल टू थ्री। उसी तरह कंसिडर इक्वेशन टू वी गेट x1 इज इक्वल टू टू। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है।
उसी तरह अब हम जो है इक्वेशन 4 देखेंगे। तो इक्वेशन हमारी 4 क्या है? कंसीडर इक्वेशन 4, 20x1 प्लस 50x2 इक्वल्स टू 300। ठीक है, 20x1 प्लस 50x2 इज इक्वल्स टू 300। ये क्या है? हमारी इक्वेशन 4। ठीक है, वही एज इट इज हमें हमारा जो है स्टेटमेंट लिख देना है, कंसीडर इक्वेशन 4। अब इसके भी जो है हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को सबसे पहले फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के लिए थोड़ा सा टेबल बना देता हूँ ताकि हमें जो है आसानी होती है। एक्चुअली उससे जो है हम जो है कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को जल्दी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं जब भी हम टेबल्स में लिखते हैं। अदरवाइज अगर आप सिर्फ थ्योरी थ्योरी लिखते जाए तो हो सकता है आपने ये नोटिस किया होगा कि आपको जो है कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आपने फाइंड कर लिए, लेकिन आप जो है जब ढूंढ रहे कि कोऑर्डिनेट पॉइंट एक्चुअली कहाँ पर लिखे हुए हैं, तब आपको जो प्रॉब्लम जाती होगी। तो यहाँ पर हमारा x1 कोऑर्डिनेट और x2 कोऑर्डिनेट। अब क्योंकि जो है इक्वेशन अगर हम देखें तो एक इक्वेशंस में अगर हम देखें तो ये इक्वेशन किस तरह की इक्वेशन है? इसमें अगर हम देखें तो कोफिशिएंट की वैल्यू, ठीक है, ये 20 क्या है कोफिशिएंट, 20, 50, ये कि इनकी वैल्यू कैसी है? बहुत ही लार्ज वैल्यू है। तो इनको हम चाहेंगे कि इस इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लेकर जाए। तो इस इक्वेशन को हम सिंपल फॉर्म में किस तरह से लेकर जा सकते हैं? ठीक है, तो इस इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में हम किस तरह से इसे इसी के नीचे शो करता हूं मैं। इस इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में कैसे ले जा सकते हैं? अब 20 और 50, तो 20 और 50 को हमें ढूंढना के लिए हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ेगा जिससे हम जो है 20 और 50 को के लिए एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा जो दोनों को डिवाइड कर दे इक्वली। तो ऐसा कौन सा लार्जेस्ट नंबर है जो इसको प्रॉपरली डिवाइड कर सके 20 को भी और 50 को? तो वो ऐसा लार्जेस्ट नंबर है 10। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन को, इक्वेशन 4 में से 10 को कॉमन निकाल दिया। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई 2x1 प्लस 5x2 इज इक्वल्स टू 300। अब क्योंकि हमने ये कॉमन निकाला, बट ये कॉमन निकाला इसका मतलब क्या है कि ये दोनों जो नंबर है 10 और ये इक्वेशन, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। तो ये मल्टीप्लिकेशन में होने के कारण ये 10 जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये डिवाइड में चले जाएगा। ठीक है, तो ये डिवाइड में चले गया तो हमारी इक्वेशन क्या है कि 2x1 प्लस 5x2 इज इक्वल्स टू 300 को 10 से डिवाइड किया तो हमें यहाँ पर 30 मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये जो सिंपलेस्ट फॉर्म में जब इक्वेशन आ जाती है तो हमारे पास x1 वेरिएबल हो, x2 वेरिएबल हो, इनकी वैल्यूज को फाइंड करना बहुत आसान होता है। हम बहुत ही क्विकली इनकी वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं। तो आइए हम इनकी वैल्यूज को फाइंड करते हैं। अब इक्वेशन 4 में जो है हम जो प्रॉपर प्रोसीजर आपको किसी भी एग्जाम में फॉलो करना चाहिए उस प्रॉपर प्रोसीजर के देखते हैं इक्वेशन 4 में। तो हमारी इक्वेशन यहाँ पर आ गई। तो आई होप कि आपको प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, पुट x1 इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन। ठीक है, अब ये कैसी इक्वेशन हमारी आ गई, तो हम इसे इक्वेशन 4 कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, इन इक्वेशन 4 वी गेट, ठीक है, तो x1 की जगह 0 रखा, 5x2 इज इक्वल्स टू 30। तो हमारी x2 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 30 डिवाइडेड बाय 5, 6। 30 डिवाइडेड बाय 5, यहाँ पर हमारी वैल्यू 6 आ गई। जब हमने x1 में 0 रखा तो हमें 6 वैल्यू मिली। अब अगर x2 में हम 0 रखेंगे तो आइए देखते हैं हमें क्या मिलता है। पुट x2 इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 4। तो 2x1 एज इट इज रहेगा, 5x2 की जगह हम 0 पुट करेंगे, 300, 30 भी ऐसा ही रहेगा एज इट इज। 2x1 इज इक्वल्स टू 30। तो हमारे यहाँ पर x1 की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 15। तो होल नंबर्स में वैल्यू मिल गई तो हमें जो है ग्राफ में प्लॉटिंग में आसानी होगी। ठीक है, तो अगर हम देखें तो अब हमारे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर निकल के आ गए। तो इन कोऑर्डिनेट्स को मैं जो है साइड में जो है ग्राफ के पास में लिख देता हूँ। सबसे पहले इक्वेशन 1 के कोऑर्डिनेट्स में यहाँ लिख देता हूँ। इक्वेशन 1 के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या निकल के आते हैं, A09, B90। उसी तरह इक्वेशन 2 को अगर हम देखें तो इक्वेशन 2 से हमारी x1 की वैल्यू थी 2। इक्वेशन 3 अगर हम देखें तो x2 की वैल्यू हमारी यहाँ पर थी 3। इक्वेशन 4 अगर हम देखें तो हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल के आए थे, जैसे अब यहाँ पर a कोऑर्डिनेट हो गया, b कोऑर्डिनेट हो गया, तो यहाँ पर हम लेंगे c कोऑर्डिनेट जिसकी वैल्यू थी 0, 6, और अगेन फिर d कोऑर्डिनेट जहाँ पर वैल्यू आई थी 15, 0। ठीक है, तो एक बार फिर से चेक कर लेते, 15, 0, यस करेक्ट एकदम हमारे ये जो भी इक्वेशन आए।
अब हम क्या करेंगे, अब हमें जो है ग्राफ में इन वैल्यूज को प्लॉट करना होगा, इसका शेडेड रीजन फाइंड करना होगा और इसका कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट इन इक्वेशंस का फाइंड करना होगा, जिससे हमें जो है फिर उसके बाद हम जो कॉर्नर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है ना, ये सब एक प्रोसीजर है, तो ये प्रोसीजर को आइए प्रॉपरली फॉलो करते हैं। एक मैं ग्राफ को यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, रेड कलर का ही अच्छा रहता है ग्राफ, क्योंकि हमें जो है आइडेंटिफाई करने में अच्छा रहता है। अब अगर हम देखें कोई भी वैल्यूज अगर इक्वेशंस में अगर हम देखें, तो इक्वेशंस की अगर वैल्यूज अगर हम देखें 15 से ऊपर किसी भी इक्वेशन की वैल्यू जा नहीं रही, एंड 15 भी जो है एक्स एक्सिस पे ही जा रही है। इसका मतलब हमें बहुत बड़ा ग्राफ बनाने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा छोटे ग्राफ में भी काम हो जाएगा, लेकिन हमें जो है क्रिस्टल क्लियर ग्राफ बनाना जरूरी है। ठीक है, तो इसी तरह हमने बना ली एक्स एक्सिस और ये फिर हमारी वाई एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे क्योंकि हमारा जो है अगर हम देखें तो वैल्यूज जो है हमारी 15 तक जा रही है, तो हम इसे प्लॉट करते हैं इस तरह से कुछ। ये जो है ये जो है हमारा ओरिजिन है, या कह सकते हैं सेंटर वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कोऑर्डिनेट 0 0 ही होते हैं, तो यहाँ पर 1 वैल्यू, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16। ठीक है, अब इस ये 15 तक क्योंकि हमारी वैल्यू जो है कोऑर्डिनेट से ही पता चल रहा है, तो हमें जो है एक्स एक्सिस को जो है 15 तक तो एक्सटेंड करना जरूरी हो गया। उसी तरह अगर हम देखें, ये हमारी 1 वैल्यू है, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 7, 8, 9 एंड 10। क्योंकि अब किसी भी कोऑर्डिनेट की अगर वैल्यू देखें वाई एक्सिस पर, तो उसकी वैल्यू 9 के ऊपर नहीं जा रही है, तो हम कोऑर्डिनेट्स को जो है जितना ज़्यादा लेंथी खींचने के बजाय एज इट इज रहने देंगे। अब ये जो है वाई एक्सिस है हमारी, और यहाँ पर कौन से कोऑर्डिनेट को पुट करें, हम x2 वाले कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू को पुट करेंगे। उसी तरह ये हमारी एक्स एक्सिस, यहाँ पर हम कौन से कोऑर्डिनेट की वैल्यू को मार्क करेंगे, x1 कोऑर्डिनेट वाली। ठीक है ना, x1 वाले वेरिएबल्स की। तो यहाँ पर यहाँ पर जो है आपको टॉप पर स्केल लिखना बहुत जरूरी है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 बिग यूनिट, 1 यूनिट ऑन एक्सिस। फिर उसी तरह आप यहाँ पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑन वाई एक्सिस। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम जो है इक्वेशन 1 के पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, तो इक्वेशन 1 के फर्स्ट जो कोऑर्डिनेट था वो था 0, एक्स एक्सिस पर 0 और वाई एक्सिस पर पॉइंट था 9। तो ये हमारा हमें मिल गया फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ए कोऑर्डिनेट जो कि है 0 9 फर्स्ट इक्वेशन के लिए। उसी तरह हम देखेंगे सेकंड कोऑर्डिनेट, तो सेकंड कोऑर्डिनेट हमारा फर्स्ट इक्वेशन का था। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैंने वैल्यूज लिख के रखी एज इट इज, इन्हें हमें प्लॉट करनी। बी कोऑर्डिनेट हमारा था 9 0, तो एक्स एक्सिस पर उसकी वैल्यू थी 9 यहाँ पर। ठीक है, और वाई एक्सिस पर उसकी वैल्यू थी 0। तो ये हमने यहाँ पर इस पॉइंट को इस तरह से ज्वाइन कर लिया। अब इसे एक लाइन के थ्रू ज्वाइन कर लेंगे। एक थिन लाइन लेंगे ताकि हम जो है पॉइंट्स को प्रॉपरली, ठीक है, ताकि हमें जो है एकदम एक्यूरेट इंटरसेक्शन पॉइंट मिले। तो ये हमारी इक्वेशन 1। इसी तरह यहाँ पर हमारी इक्वेशन नंबर 2, ये भी इक्वेशन 1 ही है। इस चीज का ध्यान रखना है, ये इक्वेशन 1 ही है। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 के पॉइंट को यहाँ पर जो है प्लॉट करेंगे। तो इक्वेशन 2 का पॉइंट क्या है, x1, यानी एक्स एक्सिस पे उसकी वैल्यू है 2। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पे उसकी वैल्यू है 2। ठीक है ना, और अब क्या होगा कि आप इसे थोड़ा सा और चीज को आपको थोड़ा सा एक डिटेल में बता देता हूँ मैं।
तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको शो किया था कि यहाँ पर मतलब अगर आपको समझ में ना आए तो आप इस तरह से भी इसे सोच सकते हैं कि ये यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट है जिस पर x1 की वैल्यू है 2 और x2 यानी y एक्सिस पे उसकी वैल्यू है 0। तो इस तरह से एक कोऑर्डिनेट बन के आ गया। अब यहाँ पर आपको एक और कोऑर्डिनेट होना चाहिए तभी लाइन ज्वाइन हो सकती है, ठीक है ना। अब आपने मैक्सिमम क्वेश्चन ये सॉल्व करे होगे कि यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट्स को हम ज्वाइन कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल कोऑर्डिनेट है। तो जब भी हमारा सिंगल कोऑर्डिनेट हो और हमें उसकी लाइन को बनाना है तो हम क्या करते हैं, उस सिंगल कोऑर्डिनेट पॉइंट को हम जो है इस ग्राफ पर प्लॉट कर देते हैं जिस तरह से, जैसे कि हमारा यहाँ पर था x1 इज इक्वल्स टू 2, x1 इज इक्वल्स टू 2। तो x1 यहाँ पर क्या है, x1 इज इक्वल्स टू 2 मतलब x एक्सिस पे उसकी वैल्यू है 2। तो यहाँ पर हमने इसे प्लॉट कर दिया x1 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। इस तरह से हमने प्लॉट कर दिया यहाँ पर। तो अब क्योंकि सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट है तो ये इसी पर जो है लाइन बने नहीं, और ये लाइन कैसी रहेगी, पैरेलल टू y एक्सिस रहेगी। जब भी आपके पास सिंगल कोऑर्डिनेट मिले तो इसका मतलब ये जो है एक पैरेलल लाइन बनेगी या तो y एक्सिस के या x एक्सिस पर। और क्योंकि अब ये पॉइंट जो है x एक्सिस पर है तो इसका मतलब हमारी लाइन क्या बनेगी, किसके पैरेलल, पैरेलल टू y एक्सिस। तो अब इसके पैरेलल बना देते एक लाइन हम, यहाँ से इसे लाइन को इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनाना है हमें। इस तरह से हमने एक लाइन ली और इसे ज्वाइन कर दिया, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। उसी तरह अब हम जो है इक्वेशन 3 को प्लॉट करेंगे। इक्वेशन 3 हमारा क्या था, x2 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। एक बार फिर से इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। x2 इज इक्वल्स टू 3 मतलब जैसे कि हम जो है कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, ठीक है, इस तरह से या इस तरह से। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये x2 क्या है, हमारी y एक्सिस की वैल्यू तो 3। अब क्योंकि इस इक्वेशन से हमें पता नहीं चल रहा है कि हमारा x1 कोऑर्डिनेट कौन सा है, तो हम क्या अज्यूम करेंगे, ये x1 कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है, ठीक है। अब लेकिन ये क्योंकि एक सिंगल कोऑर्डिनेट है और क्योंकि ये प्रॉपर इक्वेशन नहीं है तो इसका मतलब हम दूसरे कोऑर्डिनेट को फाइंड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये सिंगल कोऑर्डिनेट्स जो भी है, सिंगल कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स को हम जो है ग्राफ पर प्लॉट कर देते हैं और इससे क्या होता है कि एक पैरेलल लाइन बनती है, ठीक है। अब क्योंकि जैसे ये y एक्सिस पर था पॉइंट 3, एक हम थोड़ा डिफरेंट कलर का यूज करेंगे, जस्ट मिनट, थोड़ा सा एक डिफरेंट कलर का यूज करेंगे इसके ताकि आपको आइडेंटिफाई करने में अच्छा रहे। तो दूसरा कलर अब जो है थोड़ा सा ब्राउन कलर का ही ले लेते, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर ये है पॉइंट आ रहा हमारा, ये पॉइंट है x2 इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब क्योंकि इसके साथ एक और कोऑर्डिनेट नहीं है, सेकंड कोऑर्डिनेट, तो इसका मतलब क्या होगा, और क्योंकि और इसकी वैल्यू जो किस पर आई है, कौन से एक्सिस पर आई है, y एक्सिस पर, तो इससे इसकी लाइन कैसी बनेगी, इसकी लाइन बनेगी पैरेलल टू द x एक्सिस। तो आइए हम इसे इसकी एक लाइन बना देते हैं। ब्राउन कलर हमारे पास यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो इसकी जगह हम जो है ये सिल्वर कलर यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसका तो विजिबल ही नहीं है प्रॉपरली, कुछ डार्क कलर ही यूज करना पड़ेगा। पिंक यूज कर लेते हैं, ठीक है, ये इसे यूज कर लेते, ठीक है। तो इस तरह से एक पैरेलल लाइन बन जाएगी, जिस तरह से हमने प्रीवियसली बनाई थी लाइन उसी तरह इसी की तरह बन जाएगी। तो ये हमारी यहाँ पर आ गई इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसमें जो है ग्राफ ही जो है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, अदर थिंग्स बहुत ईजी है लेकिन ग्राफ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। फिर अगर हम इक्वेशन 4 के अगर हम कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करें तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा इक्वेशन 4 का क्या था, इक्वेशन 4 का फर्स्ट कोऑर्डिनेट था C06 और D15 0, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को अगर हम प्लॉट करें, आइए प्लॉट करते हैं। थोड़ा सा कलर को मैं चेंज कर लेता हूँ, कौन कौन से कलर्स अवेलेबल है यहाँ पर मैं पहले देख लेता हूँ, ठीक है। ये कलर अवेलेबल है ना, इस कलर को यूज करेंगे अब हम, ठीक है। इक्वेशन 4 के पॉइंट से 0 6 कोऑर्डिनेट, x एक्सिस पर 0 और y एक्सिस पर इसका पॉइंट है 6।
तो ये हमें सी कोऑर्डिनेट मिल गया यहाँ पर C06, ठीक है। उसी तरह डी कोऑर्डिनेट है जो कि एक्स एक्सिस पे उसकी वैल्यू है 15, ठीक है। अब ये जो पॉइंट था डी पॉइंट, ये क्यों हमने एक्स एक्सिस पर वैल्यू 16 तक ली थी, इस पॉइंट के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि इससे जो है पहले ही अगर आप आइडेंटिफाई कर ले कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को देखकर, तो आपको पता चल जाता है कि आपका ग्राफ कितना बड़ा बनेगा, क्योंकि बाद में अगर हम ग्राफ में चेंजेस करने जाए तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ग्राफ। तो इस चीज का भी जो है थोड़ा सा आप आइडिया लेके ध्यान रख सकते हैं। अब इसमें जो एक प्रॉपर लाइन में यहाँ पर बना देता हूँ, ठीक है, इसके थ्रू, ठीक है, सेम कलर यूज करेंगे तो हम आइडेंटिफाई करना आसान रहेगा जल्दी हमें। एक हमने स्ट्रेट लाइन बना दी, ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज अवर इक्वेशन 4, ठीक है। अब कौन सा कॉमन शेडेड रीजन आएगा ये हमें फाइंड करना है, लेकिन उसके पहले हम एक चीज जरूर फाइंड करेंगे। वो क्या चीज है? इसके कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो अगर हम देखें इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 में क्या कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, वो पॉइंट है 5 है, और ये पॉइंट है 4, 5 एंड 4। अब हम क्या करेंगे इसमें, जैसे कि अगर हम देखें ठीक है, थोड़ा सा मैं इसमें, ठीक, तो जैसे कि मैंने इन पहले कोऑर्डिनेट्स को नाम दे दिया था A B C D, ठीक है। उसी तरह इनको भी नाम जो है थोड़े से एक नाम दे देते ताकि हमें आइडेंटिफाई करने को अच्छा रहे। तो ये हमारा E कोऑर्डिनेट होगा इक्वेशन 2 का, जहां पर इसकी वैल्यू होगी 20। उसी तरह इसकी जो होगी, एक इसका कोऑर्डिनेट होगा F, यहाँ पर इसकी वैल्यू होगी 03। अब इन्हें जो है हम थोड़ा सा ही ग्राफिकली मतलब अल्फाबेट के जो है असाइन कर देते हैं, ताकि हम जो है इन पॉइंट्स जो भी हो गए हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स को हम प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो हमने ई पॉइंट दिया इक्वेशन 2 को, ये था ई पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे ई लिख देता हूँ, ताकि हमें जब इंटरसेक्शन का जो या फिर क्या कह सकते हैं कॉर्नर पॉइंट्स जब हम निकाले तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। उसी तरह हमने यहाँ पर बनाई थी x2 इज इक्वल टू 3, ये थी हमारी f कोऑर्डिनेट की वैल्यू, ठीक है। क्या थी इसकी वैल्यू, अगर हम देखें तो 03। अगर इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो क्या थी, x1 इज इक्वल टू 2, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, और अगर यह इस तरह से चाहे तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 20, ठीक है। ये जो है आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी। तो अब हमने देखा कि हमने कौन कौन से अल्फाबेट असाइन कर दिए, ए अल्फाबेट, बी अल्फाबेट, सी अल्फाबेट, डी अल्फाबेट, ई अल्फाबेट, एफ अल्फाबेट। अब इसका मतलब अगर हम चाहे, मतलब अगर हमें कोई और अल्फाबेट असाइन करना हो तो हम कौन कौन से अल्फाबेट्स को असाइन कर सकते हैं, जो भी हो गए एफ के आगे G H I J K L M N, ठीक है। इस तरह से सो ऑन जो भी अल्फाबेट चाहे हम असाइन कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिला था, इंटरसेक्शन पॉइंट बिटवीन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 के बीच में हमें कौन सा इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, जी, हमने इसे नाम दिया जी पॉइंट, और इसकी वैल्यूज थी कोऑर्डिनेट की 5 4। तो इस तरह से हमने लिख दिया था कि हमें आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। और हमें कौन सा इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, हमें मार्क करते जाने चाहिए हाथों हाथ। एक और हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल रहा है, ये कौन सा इंटरसेक्शन पॉइंट है, इसकी वैल्यू है इस इंटरसेक्शन पॉइंट की एक्स एक्सिस पर 2, वाई एक्सिस पर 7, ठीक है। तो इसे हमने क्या दिया, एच नाम दे दिया, ठीक है। आप जो है आपके हिसाब से दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप चाहे तो आपके हिसाब से दे सकते हैं। ये कौन सा है, इसमें कौन कौन सी इक्वेशंस इन्वॉल्व है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसमें कौन कौन सी इक्वेशन इन्वॉल्व है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, और ये कौन सा इंटरसेक्शन पॉइंट है 2 7, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको एज इट इज पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहे तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि आपको क्लास में क्या करवाया गया है, एज इट इज उसी फॉर्म में आपको लिखना है, क्योंकि इसमें कुछ कुछ चीजें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा वो आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं होती है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। उसी तरह अगर हम देखें और कौन सा हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट निकल के आ रहा है, तो वो है ये। अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 2, ठीक है।
यहाँ पर मैं स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ थोड़ा सा, एफ, ये कोऑर्डिनेट्स को लिख लेता हूँ यहाँ पर, F03 को। आई होप कि आपको याद रहेगा कि ये थोड़े से मैंने चेंजेस किए, तो आप थोड़ा सा याद यहाँ पर ध्यान रखिए, F03। तो यहाँ पर जो ये कोऑर्डिनेट को मैं लिख पाऊंगा, ठीक है ना, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसकी वैल्यू को यहाँ पर प्रॉपरली लिख पाऊंगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर 2 आ रही है और 5.2, ठीक है। थोड़ा सा मुझे इसे स्पेस चाहिए रहेगा, थोड़ा सा जूम करके ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्यों इसकी वैल्यू 5.2 आ रही है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि ये अगर ये पॉइंट अगर हम देखें तो ये 2 पर टच हो रहा है, मतलब ये कुछ इस तरह से जा रहा है। मैं यहाँ पर एक डॉटेड लाइन से शो करता हूँ आपको, ठीक है। इस तरह से डॉटेड लाइन ये 5 के ऊपर जा रही है, ठीक है ना। ये डॉटेड लाइन कहाँ से टच हो रही है, 5 के ऊपर से, इसलिए ये जो पॉइंट कौन सा आएगा, 5.2। तो यहाँ पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट की वैल्यू क्या आ गई, 2 एंड 5.2, 2 एंड 5.2, ठीक है। 5.2, आई होप कि आपको याद रहेगा। या फिर मैं इसे थोड़ा सा, यहाँ तो हमने लिखा ही है, इसे थोड़ा सा इस तरह से साइड में लिख देता हूँ, 5.2, ठीक है। जैसे हमने कोऑर्डिनेट पॉइंट को, कोऑर्डिनेट यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट हमने आइडेंटिफाई किए और उन्हें उनके कोऑर्डिनेट्स लिखे प्रॉपर, क्या कौन से पॉइंट्स पर वो टच हो रहे हैं, और उसके साथ हमने अल्फाबेट भी उन्हें असाइन कर दिया। तो हमने GH असाइन कर दिया, अब इसे हम I असाइन करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 3 हमने अल्फाबेट को असाइन कर दिया। कोई भी अल्फाबेट को आप जो है रिपीट ना कीजिए, अदरवाइज आप भी खुद कंफ्यूज यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे हमें जो है आई इंटरसेक्शन वाला पॉइंट मिला, और आई इंटरसेक्शन वाला पॉइंट किस किस इक्वेशन में से मिला हमें, देखते आइए। ये मिला हमें इक्वेशन 4, एंड कौन सी इक्वेशन इंटरसेक्ट हुई है, इक्वेशन नंबर 2। जब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 2 इंटरसेक्ट हुई तो हमें कौन सा इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, आई, जिसकी वैल्यू थी 2, 5.2, ठीक है। उसी तरह अब हम देखेंगे और हमें कौन सा मिला, I2, 5.2, ठीक है। उसी तरह हम देखेंगे और कौन सा इंटरसेक्शन पॉइंट हमें इस ग्राफ में मिल रहा है। ये ग्राफ है हमारे सामने, ठीक है। अगर हम देखें तो यहाँ पर भी एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। मार्क कर सकते हैं आप अगर चाहे तो, लेकिन आपको बहुत ज्यादा इंटरसेक्शन पॉइंट्स को नहीं फाइंड करना है, ठीक है ना। सिर्फ अब हमारा, जैसे हमने 2-3 इंटरसेक्शन पॉइंट्स को फाइंड कर लिया, अब हमारा जो है, अब बहुत सारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स हमें मिल सकते हैं इक्वेशन से। अगर आप इस ग्राफ पे ही चले जाए, जैसे कि ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया आपका, इसकी वैल्यू होगी 2, 3, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे। अब आप क्या करें, आपको क्या टारगेट करना चाहिए, अगर मैं चाहूँ तो सबसे पहले आपको शेडेड रीजन फाइंड कर लेना चाहिए। 2-3 इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड कीजिए और नेक्स्ट टारगेट कीजिए कि आप जो है किसे फाइंड करें, आप जो है इंटरसेक्शन शेडेड रीजन को फाइंड कीजिए, ठीक है। तो एक बार मैं इन इक्वेशंस को यहाँ पर लिख देता हूँ। अब क्योंकि हमें शेडेड रीजन फाइंड करना है, तो हमें जो ओरिजिनल इक्वेशंस दी गई थी उन्हीं ओरिजिनल इक्वेशंस का हम जो यूज करेंगे। जैसे कि हमें फर्स्ट इक्वेशन क्या दी गई थी, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन हमारी गई थी x1 प्लस x2 विच इज लेस देन इक्वल टू 9। अब इनकी जो इनइक्वालिटी वाली साइंस होगी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहती है शेडेड रीजन को फाइंड करने के लिए। इसी तरह x2 इज ग्रेटर देन 3, 20x1 प्लस 50x2 लेस देन 300, ठीक है। तो जब भी आपको शेडेड रीजन फाइंड करना हो तो ये आपके जो ओरिजिनल इक्वेशंस रहती है, जो आपको क्वेश्चन में दी गई रहती है, अलोंग विद द इनइक्वालिटीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम देखें फर्स्ट इक्वेशन का, अगर हम देखें कि शेडेड रीजन कहाँ बनेगा, तो फर्स्ट इक्वेशन का अगर हम शेडेड रीजन देखें, थोड़ा सा मैं पेन को चेंज कर लेता हूँ ताकि हम जो है प्रॉपर उसमें मार्किंग कर पाए और आपको विजिबल हो। तो अगर हम देखें फर्स्ट इक्वेशन की इक्वेशन क्या है, x1 प्लस x2 विच इज लेस देन इक्वल टू 9। जब भी कोई भी इक्वेशन में लेस देन इक्वल टू 9 आ जाए, आप समझ जाइए कि इसका जो शेडेड रीजन होगा वो इनसाइड रीजन होगा, शेडेड रीजन, ठीक है, इनसाइड रीजन होगा। या फिर क्या कह सकते हैं कि जो भी आपकी लाइन होगी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, उसका लेफ्ट साइड,
ठीक है, जो भी आपकी इक्वेशन उसकी लेफ्ट साइड होगी। तो आइए इसे प्लॉट करते हैं, इससे फाइंड करते हैं हम। थोड़ा सा मैंने जूम कर लिया, ठीक है, इतना इनफ होगा। इक्वेशन वन हमारी कहाँ पर है, यहाँ पर अगर हम देखें तो इक्वेशन वन, ये जो ब्लैक लाइन हो रही है, ये जो ब्लैक लाइन पास हो रही है, ये हमारी इक्वेशन वन है। तो इक्वेशन वन का ग्राफ कैसा बन रहा है, इनसाइड बन रहा है। तो हम थोड़ा सी इस तरह से एरोज को असाइन करेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा इक्वेशन वन से कौन से साइड में हमारे ग्राफ बन रहे हैं। ग्राफ बन रहा है या कह सकते हैं शेडेड रीजन। उसी तरह इक्वेशन टू के थ्रू अगर हम देखें, एक्स वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, एक्स वन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू टू। अब इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, जब भी आपकी ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू जो जब भी ये साइन आ जाए ग्रेटर देन इक्वल टू की, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि आपका जो शेडेड रीजन बनेगा वो आउटसाइड रीजन होगा। ठीक है, या जो भी आपकी इक्वेशन होगी या आपकी जो भी लाइन होगी, वर्टिकल लाइन होगी, इस तरह से वर्टिकल लाइन होगी ये, ठीक है, या फिर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, तो उसका जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट होगा ना, वहां पर आपका शेडेड रीजन बनेगा, राइट हैंड साइड वाला, वहीं पर ही आपका शेडेड रीजन बनेगा। तो ये इक्वेशन वन के लिए इनसाइड बन रहा था। अब क्या हो रहा है, इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री के लिए अगर हम देखें तो ये कैसे आउटसाइड बन रहा है। तो हमें जो है आउटसाइड रीजन को मार्क करना होगा, इससे ही हमें जो है कॉमन शेडेड रीजन मिलेगा। तो इक्वेशन टू इस तरह से मेरे सामने है, और इक्वेशन टू ये जो ब्लू लाइन है, ये ब्लू लाइन हमारी इक्वेशन टू है। तो इसका अगर मैं आउटसाइड रीजन देखूँ तो यहाँ पर ये राइट साइड में होगा, इसी तरह ये राइट साइड में, इसी तरह ये राइट साइड में, इसी तरह इसी राइट साइड में। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर अगर आप देखें इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, अगर हम देखें ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, ये इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि दो तीन इंटरसेक्शन पॉइंट को आप जो है मार्क कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अब इक्वेशन टू और वन जो है यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, कौन सा इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, ये जो है इस तरह से इंटरसेक्ट हो रही है, इसे मैं थोड़ा सा मार्किंग कर देता हूँ। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि इक्वेशन टू, ये जो ब्लू लाइन जा रही थी, इक्वेशन टू की वजह से इसका जो शेडेड रीजन बनेगा वो राइट साइड में बनेगा, और इक्वेशन वन की वजह से यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है कि इक्वेशन टू जो है इक्वेशन वन को इस तरह से कट कर दे रही है। मतलब यहाँ पर हम जो सोच रहे थे कि इसका शेडेड रीजन यहाँ बनेगा, अब वो यहाँ नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पर भी नहीं बनेगा, यहाँ पर भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इक्वेशन टू के लाइन ने उसे कट कर दिया है। तो हम कंसीडर कौन से एरिया को करेंगे, ठीक है, तो कंसीडर कौन से एरिया को करेंगे, ये थोड़ा सा मैं डार्क करके आपको शो करता हूँ। तो कंसीडर हम सिर्फ इक्वेशन टू और इक्वेशन वन के हिसाब से इसी एरिया को करेंगे। कौन से, ये थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा इसकी थिकनेस को बढ़ाकर। ठीक है, तो अब आपके लिए जो एरिया बचा है इक्वेशन टू और इक्वेशन वन के देखकर, तो ये ही आपके लिए बचा है एरिया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वन और टू, इतना बड़ा आपका एरिया बचा हुआ है। ठीक है ना, लेकिन अब इसमें और भी दो इक्वेशंस जा रही है, तो उन दो इक्वेशंस को भी देखना हमें जरूरी है। तो वो कौन सी दो इक्वेशंस है, आइए देखते हैं। इक्वेशन थ्री, तो इक्वेशन थ्री कौन सी है, अगर हम देखें तो ये जो पर्पल लाइन यहाँ पर जो पास हो रही है यहाँ पर, ठीक है, दिस पर्पल लाइन, ये पर्पल लाइन जो पास हो रही है, ये इक्वेशन थ्री है। और हमने इक्वेशन थ्री भी प्रॉपरली यहाँ पर लिख के रखा है, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन थ्री है। तो इक्वेशन थ्री का भी ग्राफ किस तरह से बनेगा, अगर हम देखें तो इक्वेशन थ्री में कौन सी साइन थी, ग्रेटर देन इक्वल टू की। तो ग्रेटर देन टू इक्वल टू में मैंने कैसा कहा कि आउटसाइड रीजन होता है आपका, या सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो राइट हैंड साइड होती है, जो भी लाइन हो, वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल हो। तो अब ये कैसी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इसका आउटसाइड रीजन, या मैं कह सकता हूँ इसका राइट हैंड साइड वाला रीजन कौन सा होगा, ठीक है, इसका होगा ये, इस तरह से ये होगा। ठीक है, ये इक्वेशन थ्री के अकॉर्डिंग। बट लेकिन अगर मैं देखूँ तो इक्वेशन वन और इक्वेशन टू यहाँ पर कट हो जा रहे एक दूसरे से, इसका मतलब इन्होंने क्या किया कि एक प्रॉपर उन्होंने शेडेड रीजन को कट कर लिया। तो उनका शेडेड रीजन कहाँ बनने वाला है, सिर्फ यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, इनका जो ग्राफ है या शेडेड रीजन है वो यही से बनने वाला है। ठीक है, ये उनका शेडेड रीजन है इक्वेशन वन और इक्वेशन टू का। थोड़ा सा एक बार और इसे डार्क करके बता देता हूँ। लेकिन अब इसमें क्योंकि इक्वेशन थ्री भी इंक्लूड हो गई है, तो इक्वेशन थ्री को भी हमें कंसिडर करना होगा।
तो इक्वेशन 3 के अकॉर्डिंग तो इसका जो ग्राफ शेडेड रीजन आना चाहिए था वो इस तरह से ऊपर आना चाहिए था, लेकिन कुछ ना कुछ कट्स इसमें भी हो गए। तो थोड़ा सा एक और क्लियर कर देता हूं मैं अब, क्योंकि ठीक है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें क्या पता चलता है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से क्या हो गया यार, तो फिर से वही क्यों होते रहता है यार बार बार ऐसा। तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 के, इक्वेशन 1 एंड 2 के हिसाब से बता देता हूँ पहले कि हमारा कौन सा बनेगा, शेडेड रीजन कौन सा होगा। अरे यार ये बार बार ऐसा क्यों कर रहा है, ग्लिच, क्या ग्लिच हो गया फिर से बार बार। ठीक है, तो एक ही बार में मैं क्लियर बता देता हूँ। तो ये जैसे ये जो लाइन पास हो रही है थी, कौन सी लाइन, ये जो ब्लैक वाली लाइन है और ये जो ब्लू लाइन है ये इक्वेशन 2 की लाइन है। तो ये जो है एक दूसरे को इन इंटरसेक्शन पॉइंट पे कट कर रहे हैं, तो इससे हमें पता चला कि इनका शेडेड रीजन कौन सा होगा, ये जो ट्राइंगल बन रहा है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, ये जो एक दूसरे को कट करके ये जो ट्राइंगल बन रहा है, और हमने जो है उनकी इनइक्वालिटी साइंस के थ्रू भी फाइंड किया था, तो इससे जो है इनका शेडेड रीजन ये बन रहा है। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या हो गया कि इसमें एक और इंक्लूड हो गई, कौन सी इंक्लूड हो गई, इक्वेशन 3 इंक्लूड हो गई, जो दो तरह से इंटरसेक्शन पॉइंट दे रही है। इंटरसेक्शन पॉइंट एक यहाँ पर मैंने जो रेड मार्क किया यहाँ पर, उसी तरह एक यहाँ पर मार्क किया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये इक्वेशन जी, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू की साइन थी, तो इसका जो ग्राफ किस तरह से बन रहा था, इसका ग्राफ जो है इस तरह से ऊपर जाने वाला था राइट हैंड साइड में या आउटवर्ड रीजन में। तो इस इक्वेशन 3 इंक्लूड होने की वजह से हमारा जो है शेडेड रीजन और माइनस हो गया। किस तरह से माइनस हुआ, पहले जो था एक बहुत बड़ा बहुत ही बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था, लेकिन अब इसकी वजह से क्या हो गया कि हमारा जो शेडेड रीजन था वो रिड्यूस हो गया एक छोटे से राइट एंगल ट्राइंगल में। अब उसी तरह उसी के बेसिस पर हम इक्वेशन 4 को भी ऐड करेंगे। तो इक्वेशन 4 अगर हम देखें तो इक्वेशन 4 से हमें क्या पता चलता है, यहाँ पर इसे मार्किंग ऐसे एज इट इज रहने देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, अब ये इतना रिड्यूस हो गया, लेकिन अब इक्वेशन 4 से हम देखेंगे कि और कितना हमारा शेडेड रीजन रिड्यूस होने वाला है। इक्वेशन 4, अरे यार ये क्यों हो रहा है आज। ठीक है, तो इक्वेशन 4 को देखते हैं हम। इक्वेशन 4 क्या है, ये भी किस तरह कौन से फॉर्म में है, सिमिलर टू द इक्वेशन 1, किस तरह से, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, अब लेस देन इक्वल टू रहने की वजह से क्या होता है, तो फिर अब क्योंकि इक्वेशन 4 इंक्लूड हो गई और ये कैसा बनाता है, जो लेस देन इक्वल टू साइन वाला, ये जो है इनसाइड रीजन में जाता है, या कह सकते हैं इनसाइड रीजन, या क्या कह सकते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड में। अब इक्वेशन 4 को अगर हम देखें, इक्वेशन 4 देखें यहाँ पर अगर हम प्रॉपरली, तो इक्वेशन 4 हमारी कौन सी है, ये जो लाइन जा रही है कौन सा कलर है ये। ठीक है, थोड़ा सा कोई डार्क शेड है, तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ ये डार्क कौन सा कलर है, आई डोंट नो। तो ये अगर हम देखें ये लाइन, ठीक है, इक्वेशन 4 की, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कौन सी इक्वेशन 4 की लाइन है ये, दिस इज द इक्वेशन 4 लाइन। आई होप कि आप समझ पा रहे होगे। अब ये इक्वेशन 4 क्या कर रही है, इक्वेशन 4 जो है इसके इनसाइड रीजन में बन रहा है ग्राफ, ठीक है ना, शेडेड रीजन। तो वो अब क्योंकि सिर्फ हमारे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा था, लेकिन फिर से अब ये राइट एंगल ट्राइंगल में देखें हम, इक्वेशन 4 की लाइन जा रही है, और इक्वेशन 4 की जो इनइक्वालिटी की साइन शो कर रही है वो क्या शो कर रही है कि इसका ग्राफ जो है इनसाइड बनेगा। किस तरह से इनसाइड, इसके अंदर। इसका मतलब हमें क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि ये जो हमने यहाँ पर बनाया था, ठीक है ना, एक बार में इसे ना प्रॉपरली, इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पर जो ऑलरेडी हमारा जो एक ट्राइंगल बन रहा था, अब उसके बजाय क्या बनेगा यहाँ पर, उसके बजाय हमारा ये बनेगा यहाँ पर इस तरह से, ये बनेगा हमारा शेड रीजन। इक्वेशन 4 ने उसे, इक्वेशन की जो यहाँ लाइन पास हो रही थी उसने उसे और ज्यादा रिड्यूस कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से हमारे यहाँ पर आ गया, दिस इज अवर शेडेड रीजन। अब इसे मैं प्रॉपरली शेड कर देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। और सपोज अगर आपको समझ में नहीं आता है तो अगर आप चाहे तो इसके
ग्राफ पर आप थोड़ा सा एक बार खुद अपना भी हाथ चला के देखिए, तभी आपको ये समझ में आएगा कि ये किस तरह से आ रहा है। ठीक है, अगर सपोज फिर भी नहीं समझ में आता है तो एक बार अगर आप चाहे तो कमेंट्स में कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो एक इसका सेपरेट सिर्फ ग्राफ से रिलेटेड वीडियो भी मैं डाल दूंगा। तो इसकी वजह से अब हमारे कौन कौन से हमें इंटरसेक्शन पॉइंट या क्या कह सकते हैं हमें इससे कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स मिले। तो सबसे पहला कॉर्नर पॉइंट हमारा कौन सा, वो था जी। फिर ये कॉर्नर पॉइंट हमारा था जो कि हमने आई निकाला था यहाँ पर इसे, ठीक है, इस तरह से हमारी लाइन गई है। ये आई हमारा एक कॉर्नर पॉइंट था। ये कॉर्नर पॉइंट हमारा था अगेन, ये कॉर्नर पॉइंट कौन सा था, ये 2 3 जी एच आई, इसे हम जे जे मार्क कर देंगे। ठीक है, उसी तरह एक और हमारा कॉर्नर पॉइंट निकला था, ये था, ये कॉर्नर पॉइंट था हमारा 6 और 3, जी एच आई जे, इसे हमने के मार्क कर दिया। तो इससे हमारे कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स निकल के आ गए। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइड में कौन कौन से हमारे कॉर्नर पॉइंट्स निकल के आए। तो हमारे यहाँ पर कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट्स निकल के आए, मैं एक बार लिख देता हूँ साइड में, तो जी जिसकी वजह से हमारे जो मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड करने में आसानी होगी। तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारा जो निकल के आया वो है जी 5 4, एच, एच नहीं हमारा कॉर्नर पॉइंट, हमने उसे थोड़ा सा कुछ डिफरेंट लेटर से मार्क करा है, आई से मार्क करा है। ठीक है ना, तो कॉर्नर पॉइंट्स के लेटर आपने कौन से मार्क किए उसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारा एक और आ गया कॉर्नर पॉइंट 2 5.2, जी आई आ गया। फिर ये आपने जे मार्क करा था जे, तो अल्फाबेटिक लेटर आप कोई भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सीक्वेंस वाइज अगर आप मार्क करें तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो J 2 3 ये भी एक और हमारा कॉर्नर पॉइंट आ गया, और उसी तरह के भी एक हमारा कॉर्नर पॉइंट आ गया। अब इसमें हमें क्या करना है, एक मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू किस में फाइंड करनी है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे कट करके ले लेता हूँ यहाँ पर, ताकि हम जो है ऊपर इसका, ठीक है, तो यहीं पर ही फाइंड कर लेता हूँ मैं मिनिमम वैल्यू। तो हमारा अगर हम देखें यहाँ पर हमें जो दिया गया था ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हमें क्या दिया गया था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा था z इज इक्वल टू 80x1 प्लस 120x2। तो इसकी मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जेड जी, ये जी, ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं इन्हें x1 और x2 के जगह पुट करेंगे। तो 80 मल्टीप्लाइड बाय 5, 120 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब ये क्योंकि इनकी वैल्यूज ही इतना ज्यादा है वेरिएबल्स की 5 और 4, तो इससे हमें कोई मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगी, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। हम जेड आई पुट करके ट्राई करेंगे। 80 मल्टीप्लाइड बाय 2 160 होगा, प्लस 120 5.2। ठीक है, तो इससे चांसेस है कि ये जो है मिनिमम वैल्यू हो सकती है। जेड जे देखेंगे, जेड जे अगर हम देखें तो 2 3 पुट करके देखेंगे तो 82 123। ठीक है, तो इससे ज्यादा चांसेस है मिनिमम वैल्यू मिलने के। ठीक है ना, तो अगर आप चाहे तो खुद कैलकुलेटर यूज करके भी फाइंड कर सकते हैं। जेड के हमने 80 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 120 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, अगर आप चाहे तो इसका कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस शॉर्ट ट्रिक से अगर आप चाहे तो इन दोनों की वैल्यूज देखकर, ठीक है, एक्स वाले वेरिएबल की वैल्यू और x2 के वेरिएबल की वैल्यू, मतलब ये वैल्यूज, ये 5 4। अब 5 4 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो जी, इसकी जो वैल्यू होगी ग्रेटर होगी। ठीक है, मैक्सिमम होगी। 2 और 5.2 अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू हमें जो है फाइंड करना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा। 2 3 की वैल्यू जो है मुझे लग रही मिनिमम है। अगर हम देखें 2 3 ये वाले कोऑर्डिनेट की, जे कोऑर्डिनेट की, तो जे कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है मुझे जेड जे की वैल्यू लेस लग रही है, किससे, जेड आई से। अब जेड आई से क्यों कम लग रही है, क्योंकि ये वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू इसमें बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई, किसमें, आई कोऑर्डिनेट में। ठीक है, अगर आप चाहे तो कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं या इसे सिंपलेस्ट ट्रिक का भी फॉलो कर सकते हैं। एक बार मैं आपको प्रॉपरली कैलकुलेट करके शो कर ही देता हूँ। तो अगर हम इन कॉर्नर पॉइंट्स को अगर इनके देखें, वैल्यूज को पुट करके देखें, तो सबसे मिनिमम वैल्यू हमारी जो है जे इसी में आ रही है। ठीक है ना, ये जो मैंने सिर्फ
वैल्यूज को देख के जो फाइंड कर लिया था बिना कैलकुलेट करे, तो यही हमारा जो है करेक्ट आंसर आ रहा है। तो इस तरह से जो है आप जो है बहुत ही आसानी से इन वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑप्टिमम वैल्यू, आपको जो ऑप्टिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये रही आपकी ऑप्टिमम मिनिमम वैल्यू। और ये कौन है, ये है 520 इज योर मिनिमम वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह से आप छोटी सी एक मतलब स्मार्ट वर्क करके आपका टाइम सेव कर सकते हैं सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में। तो ये ग्राफ अगर हम देखें तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ था, ठीक है। वीडियो आई थिंक, मुझे लगता है कि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया होगा, फिर भी आई होप कि आपको जो डिटेल में जो ग्राफ को समझाना था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर चाहे तो इसका जो है एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिसमें हम स्टेप 1 को कवर कर रहे हैं। उसके बाद आपकी जो है ये कंसिडर इक्वेशन 2, ये कंसिडर इक्वेशन 2 अगर हम देखें तो ये आपकी स्टेप नंबर 2 है, ठीक है। यहाँ से आपकी स्टेप नंबर 2 स्टार्ट हो जाती है। दिस इज योर स्टेप नंबर 1। फिर ये जो है आपकी स्टेप 2 जहाँ पर आप सारे इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करते हैं, ठीक है। ये स्टेप 2 का भी अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्टेप 2 का स्क्रीनशॉट। फिर ये इक्वेशन 4 रह गया, इक्वेशन 4 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। उसी के बाद ये कोऑर्डिनेट, ये कॉर्नर पॉइंट्स तो आप तभी निकाल सकते हैं जब आप ये प्रॉपरली ग्राफ पर इसकी प्लॉटिंग कर दे, तभी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसका अगर आप चाहे तो इस ग्राफ का भी ले सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद ये कॉर्नर पॉइंट्स का ले लीजिए, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स का आप अगर आप चाहे तो ले सकते हैं। इसे थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ आपके लिए। तो ये कॉर्नर पॉइंट्स का आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्रॉपर अगर हम देखें इस क्वेश्चन में इक्वेशंस इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं थे, लेकिन जितना जी, क्योंकि इक्वेशंस ज़्यादा थे, 4 इक्वेशंस होने की वजह से हमें शेडेड रीजन फाइंड करने में थोड़ी सी डिफिकल्टीज आई और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, ठीक है। तो इसका क्या एक सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन है, इसका अगर मैं सॉल्यूशन डिस्कस करूँ तो इसका ग्राफ को ही देखते हुए जो हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको शेडेड रीजन फाइंड करना हो तो सबसे पहले इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का कौन सा, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से क्या शेडेड रीजन आ रहा है पहले उसको मार्क कर लीजिए। फिर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से पता ही चल गया होगा कि आपको शेडेड रीजन कौन सा बन रहा है। लेकिन उसके साथ आप जो है हाथों हाथ जो है इक्वेशन 3 को भी इंक्लूड कर लीजिए, ठीक है। किस तरह से, अगर मैं इसी ग्राफ में शो, अगर आपको एक बार फिर से थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाएगा, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या किया था कि ये थी हमारी इक्वेशन 2, ये जो ब्लू लाइन पास हो रही इक्वेशन 2 है। ये जो ब्लैक लाइन है ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब हमारे इक्वेशंस अगर हम देखें यहाँ पर, इक्वेशन 1 से हमारा जो ग्राफ था वो इनसाइड में बन रहा था और इक्वेशन 2 से आउटसाइड। तो इक्वेशन 1 से इनसाइड बन रहा था, तो इनसाइड बनने से हमारा शेडेड रीजन कौन सा आ रहा था, इक्वेशन 1 से इनसाइड, इस तरह से ये शेडेड रीजन आ रहा था। अगर पूरी इक्वेशन के हिसाब से देखें तो हमारा शेडेड रीजन इस तरह से, ये पूरा जो है हमारा शेडेड रीजन आना चाहिए था, ठीक है। इस तरह से पूरा ये शेडेड रीजन आना चाहिए था, लेकिन ये क्यों नहीं आया हमारा पूरा शेडेड रीजन, इसका कारण ये है कि इक्वेशन 2 ने इसे यहाँ पर कट कर दिया। ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो आ रहा है ये उसी की वजह से आ रहा है, क्योंकि इक्वेशन 2 ने इक्वेशन 1 को यहाँ पर कट किया। इसके वजह से इसका ये जो पूरा जो यहाँ पर शेडेड रीजन आना था, ठीक है, ये जो भी शेडेड रीजन, ये जो लेफ्ट साइड वाला ये कट हो गया। और ये कट होकर कितना लिमिटेड रह गया, लिमिटेड रह गया। अगेन इसे मैं जो शेड करके शो करता हूँ, लिमिटेड हो गया, उसकी लिमिटेशन यहाँ तक ये रह गई, ठीक है। क्योंकि सिर्फ इतना ही रह गया, क्योंकि ये माइनस हो गया, ये रीजन माइनस हो गया, ये रीजन माइनस हो गया, ये रीजन माइनस हो गया। तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के जब हमने कंपेयर किया तो इससे पता चला। लेकिन अब क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही इक्वेशंस नहीं थी, ठीक है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 इक्वेशन नहीं थी, इस क्वेश्चन में 4 इक्वेशंस थी। फिर हमने थर्ड इक्वेशन को इंक्लूड किया, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है, इक्वेशन 1 एंड 2 से तो हमें शेडेड रीजन पता चल गया था, लेकिन इक्वेशन 3 का इंक्लूड हो गई। इक्वेशन 3 जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन का अगर हम देखें तो इक्वेशन 3 भी किस तरह से थी, अगर इक्वेशन 3 में देखें हम इनइक्वालिटी की साइन, तो ग्रेटर देन इक्वल टी, इसका मतलब इसका ग्राफ भी आउटसाइड रीजन बनेगा या राइट साइड में बनेगा। तो इक्वेशन 3 के हिसाब से अगर हम देखें तो इसके हिसाब से इसका बनता है यहाँ पर इस तरह से ऊपर बनता ग्राफ, इक्वेशन 3 की वजह से शेडेड रीजन। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 के वजह से कट हो चुका था शेडेड रीजन, और इक्वेशन 3 ने क्या किया, उसका कौन सा रीजन को कट कर दिया, जैसे ऑलरेडी ये माइनस हो चुका था ये रीजन, ठीक है ना,
लेकिन इक्वेशन 3 ने क्या किया, इस रीजन को भी कट कर दिया, ठीक है, ये वाले रीजन को। इसका मतलब जो लिमिटेड शेडेड रीजन रह गया वो इतना ही रह गया। आई होप कि आपको इस कलर के थ्रू समझ में आ रहा होगा, ठीक है। फिर इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। अब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से कौन सा शेडेड रीजन हमारा आ रहा था ये हमें पता चल गया, ठीक है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से कौन सा शेडेड रीजन आ रहा था, मैं आपको जो इसे थोड़ा सा अगेन फिर से कलर के थ्रू दिखा देता हूँ। ये आ रहा था, ठीक है, ये हमारा था इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से। लेकिन हम जो थे एक और चीज बोल रहे थे, कौन सी चीज बोल रहे थे, वो थे कि हमें इक्वेशन 4 भी दी गई है, ठीक है। अब इक्वेशन 3 अगर हम देखें, इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 देखते हैं। इक्वेशन 4 क्या है यहाँ पर, इक्वेशन 4 था लेस देन इक्वल टू, जिसके इनसाइड बन रहा था, इनसाइड में बन रहा था, ठीक है ना। लेस देन इक्वल टू से उसका ग्राफ जो था लेस में बन रहा था, मतलब इनसाइड रीजन में। अब ये देखा हमने इक्वेशन 4 जो है, इक्वेशन 4 ये जो है इक्वेशन 4 की लाइन, अब ये इक्वेशन 4 की लाइन क्या कर रही थी, इक्वेशन 2 को भी कट कर रही थी, इक्वेशन नंबर 2 को भी कट कर रही थी, इक्वेशन 1 को भी कट कर रही थी, इक्वेशन 3 को भी कट कर रही थी। तो इस इक्वेशन के वजह से जो हमारा लिमिटेड शेडेड रीजन रह गया वो इस तरह से, ये जो हमने डार्क किया हुआ है, डार्क चॉकलेट या डार्क ब्राउन कलर से, ठीक है ना, ये जो ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो इससे हमारा ये जो है प्रॉपर शेडेड रीजन निकल के आ गया, किसके वजह से, इक्वेशन 4 की वजह से। तो सपोज आपको इस तरह से 5 इक्वेशंस भी दी गई होती तो आप जो फाइंड कर सकते थे इजीली। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा वीडियो लेंथी हो गया, लेकिन ये जो है ये क्वेश्चन आपका दिमाग पूरे तरीके से ओपन कर देंगे एलपीपी क्वेश्चंस के लिए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू।